नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने समंदर के बीचों बीच दुनिया की बड़ी ताकतों को आमने सामने ला खड़ा किया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक अकेला तेल का टैंकर कैसे ग्लोबल टकराव की वजह बन गया। आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं कि कैसे समंदर में हुई एक जब्ती ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो ये कहानी शुरू होती है नॉर्थ अटलांटिक के खुले समंदर में, एक ऐसी घटना से जिसने इंटरनेशनल रिश्तों में आप कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया। तारीख थी 7 जनवरी 2026। अमेरिकी नेवी ने स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच समंदर में एक रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को घेर लिया। टैंकर का नाम था मरीनेरा और यहीं से इस पूरे टकराव की असल शुरुआत हुई। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि समुद्री जब्ती या मैरिटाइम सीजर होता क्या है। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वो कार्रवाई है जब कोई देश समंदर में किसी दूसरे जहाज पर अपना कंट्रोल कर लेता है। ऐसा आमतौर पर या तो किसी कानून को लागू करने के लिए किया जाता है या फिर किसी मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान। अब ये जो जब्ती हुई, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, एक पूरा कॉन्टेक्स्ट था, और वो जुड़ा है वेनेजुएला के शैडो फ्लीट से। तो हुआ ये कि अमेरिका ने वेनेजुएला में दखल दिया और वहां की सरकार को टारगेट किया। इसके बाद वेनेजुएला से जो तेल बाहर जाता था उस पर लगा दिए गए कड़े अमेरिकी प्रतिबंध। अब इन प्रतिबंधों से बचने के लिए क्या किया गया? एक शैडो फ्लीट तैयार किया गया, मतलब ऐसे टैंकरों का एक खुफिया बेड़ा जो चोरी छिपे इस तेल को दुनिया भर में पहुंचाता। और यहीं से अटलांटिक महासागर में शुरू हुआ हफ्तों लंबा एक चूहे बिल्ली का खेल। ये पीछा कोई 1-2 दिन का नहीं था, बल्कि कई हफ्तों तक चला। देखिए, दिसंबर 2025 में ये टैंकर वेनेजुएला के नाकेबंदी से तो बच निकला। इसने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना नाम बदला और ऊपर से रूस का झंडा भी लगा लिया। इसके फौरन बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड और यूरोपियन कमांड ने इसका पीछा शुरू कर दिया और आखिरकार 7 जनवरी को एक अमेरिकी फेडरल वारंट के तहत इसे पकड़ ही लिया गया। पहचान छिपाने की कोशिश तो पूरी की गई थी। इस टैंकर का असली नाम था बेलावन, जिसे बदलकर मरीनेरा कर दिया गया ताकि इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। और हाँ, ये मत सोचिए कि मरीनेरा कोई अकेला मामला था। ये असल में अमेरिका की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। कुछ ही वक्त बाद कैरेबियन में MT सोफिया नाम के एक और टैंकर को भी इसी तरह के इल्जामों में पकड़ा गया। इस एक जब्ती ने पूरी दुनिया को जैसे 2 खेमों में बांट दिया और यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा डिप्लोमैटिक यानी राजनयिक घमासान। रूस की तरफ से जो रिएक्शन आया वो बहुत तेज और सख्त था। रूस के विदेश मंत्रालय ने इसे सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का घोर उल्लंघन बताया और कहा कि ये अमेरिकी कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है। रूस अकेला नहीं था, चीन भी फौरन उसके सपोर्ट में आ गया। चीन ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि वो प्रतिबंधों का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इससे समंदर में जहाज़ों की आवाजाही की आज़ादी को खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम ने अमेरिका का पूरा साथ दिया। यूके ने न सिर्फ लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया, बल्कि इस टैंकर को एक बड़े रूसी ईरान एक्सिस का हिस्सा बताकर मामले को और भी गंभीर बना दिया। तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि दुनिया कैसे बंट चुकी थी। एक तरफ थे अमेरिका और यूके जो कह रहे थे कि ये कार्रवाई जरूरी थी वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों को लागू करने के लिए, और दूसरी तरफ थे रूस और चीन जो इसे समुद्री कानून का उल्लंघन और अमेरिका की दादागिरी बता रहे थे। तो सवाल ये है कि सिर्फ एक जहाज के पकड़े जाने से इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा हो गया? आखिर ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि इसका असर सिर्फ उस एक जहाज तक सीमित नहीं है। देखिए, इस एक घटना ने यूरोप और अटलांटिक ने तनाव को एकदम से बढ़ा दिया है। इसने एक तरह से शिपिंग के खिलाफ बल प्रयोग का रास्ता और आसान कर दिया है, जो भविष्य के लिए एक बहुत खतरनाक मिसाल है। और सबसे बड़ी बात, इसने सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून को चुनौती दी है और ये अनिश्चितता पैदा कर दी है कि भविष्य में प्रतिबंधों को कैसे लागू किया जाएगा। और इस पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो उस जहाज पर थे, यानी उसका क्रू। ज्यादातर क्रू मेंबर्स का भविष्य अभी भी अधर में लटका है। हालांकि बाद में राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर 2 रूसी नागरिकों को छोड़ दिया गया था। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब समुद्र के नियमों को लेकर ही झगड़ा हो, जब हर कोई कानून की अपनी अपनी परिभाषा दे रहा हो, तो आखिरी फैसला कौन करेगा?
ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया के महासागरों पर किसका कंट्रोल है, इस पूरी बहस को ही चुनौती देता है।